नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। और दोस्तों, हम लोग सीटेट सीडीपी जो कि हमारा फरवरी में एग्जाम होने वाला है उसके विषय हम लोग अध्ययन कर रहे थे। अब तक हम लोगों ने काफी सारे टॉपिक्स को लगभग कवर कर लिया है। एक दो टॉपिक रह जाते हैं, उसको कवर करने के पश्चात हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और एग्जाम में आप अच्छे से स्कोर कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पहला टॉपिक है, मतलब अगला टॉपिक है, उसका नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आज इसी के विषय में हम अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसको कहते हैं नेशनल एजुकेशन एजुकेशनल भी बोलते हैं, एजुकेशन पॉलिसी। वो कैमरे में मक्खी आ गई, ध्यान दीजिएगा। हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या इसका नाम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी या इसको कहते हैं एनईपी 2020। तो इसके विषय हम पढ़ेंगे और इससे क्या क्या पॉइंट्स उभर के आते हैं या क्या क्या पॉइंट निकलते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले थोड़ी बहुत जानकारी जान लेते हैं। देखिए, एनईपी 2020 ऐसा नहीं है पहले है, इसके पहले 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। उसके बाद इसमें कुछ संशोधन हुए जिसको 1986 में नया रूप दिया गया। तब हमारी दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है 1986 में। इसके पश्चात ये तीसरी बार आई है जिसका नाम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि इसको नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहते हैं या न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी है वो कौन की है, 2020 की। इसकी बात करें तो जून 2017 में, थोड़ा सा इसका आप इतिहास थोड़ा सा पढ़ लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। जून 2017 में इसरो के चीफ रह चुके के कस्तूरी रंजन, इनका नाम था के कस्तूरी रंजन। इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई जिसको कस्तूरी रंजन कमेटी भी कहते हैं। इस कमेटी के द्वारा एनईपी की, आप कह सकते हैं, दस्तावेज या एनईपी का पूरा विवरण तैयार किया गया और 2019 में इसे पेश किया गया। 2019 में इसे तैयार करके पेश किया गया, जिसके अनुसार न्यू एजुकेशन पॉलिसी की आधारशिला या न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विवरण तैयार हुआ। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसने दिया था, किसने किया, मतलब तैयार किसने किया नई वाली, उसको किया के कस्तूरी रंजन ने। और ये 2017 में कमेटी गठित हुई थी और बन के 2019 में तैयार हो गई। अब इसमें क्या क्या बातें कही गई जिसको हमें पढ़ना है, जिसको हमें समझना है, उसको हम डिस्कस करते हैं और एक एक चीजों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है, इसने पहला सुझाव दिया कि एमएचआरडी यानी कि जो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय है, उसका नाम बदल करके इन्होंने रखा एजुकेशन मिनिस्ट्री। ठीक है, उसका नाम बदल करके एजुकेशन मिनिस्ट्री करा गया, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री करा गया। किसका नाम बदल करके, एमएचआरडी को चेंज करके उसका नाम रखा गया एजुकेशन मिनिस्ट्री या शिक्षा मंत्रालय, ये नाम रखा गया। पहला काम ये हुआ। दूसरी बात ये हुई कि इसमें इन्होंने कहा कि देखो भैया, 2030 तक सभी के पास जो शिक्षण या अध्यापन कार्य करना चाहते हैं उनके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। यानी कि कोई कहीं भी पढ़ाए, चाहे प्राइवेट स्कूल में चाहे सरकारी स्कूल में, सबके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। अगर बीएड की डिग्री नहीं है तो अध्यापन कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, या कह सकते हैं आप सीधा कि जो भी अध्यापक बनना चाहते हैं या अध्यापन का कार्य करना चाहते हैं तो उनके पास बीएड की डिग्री कंपलसरी होनी ही चाहिए। कब तक, 2030 तक। ये किसने कहा था, ये आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने कहा था। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने क्या कहा था और कैसे कहा था, किस पे हमें फोकस करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद इनका जो सबसे बड़ा आप एजेंडा कह लीजिए या इन्होंने क्या बताया, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने कहा देखो भैया, जो भी हमारी स्कूल व्यवस्था है, स्कूल जो सिस्टम है, स्कूल व्यवस्था, जैसे अभी हम कहें हमारी स्कूल व्यवस्था किस पे चलती थी, तो हमारी स्कूल व्यवस्था चलती थी 10+2 पे। किस पे चलती थी, 10+2 पे।
इन्होंने इस व्यवस्था को चेंज किया। क्या चेंज किया? इन्होंने 10+2 व्यवस्था को चेंज किया 5+3+3+4। इन्होंने जो 10+2 व्यवस्था थी उसको चेंज किया और चेंज करके क्या बताया, एनईपी ने क्या सुझाव दिया कि इस व्यवस्था को 5+3+3+4 पे चला जाए। कैसे? इन्होंने कहा देखो, शुरुआत के जो 5 साल हैं, जो शुरू के 5 वर्ष हैं, इसमें से देखिए ध्यान समझिएगा, इसमें से 3 वर्ष, शुरू के 3 वर्ष को इन्होंने कहा फाउंडेशनल स्टेज, या इसी को कहते हैं बुनियादी स्तर, या कह लीजिए बुनियादी अवस्था। इंग्लिश में कहते हैं फाउंडेशनल स्टेज। क्या कहते हैं इंग्लिश में? अच्छा चलिए यह लिख देते हैं, फाउंडेशनल स्टेज। ठीक है, फाउंडेशनल स्टेज। अब ये फाउंडेशनल स्टेज है क्या? इन्होंने कहा कि बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेते तो पढ़ेगा नहीं, तो जब वो 3 वर्ष का हो जाए, जब बच्चा 3 साल का हो जाए, उसके बाद जब 3 वर्ष के बाद, जब 3 से 6 वर्ष के दौरान होता है बच्चा, जैसे देखिए 1 से 3 वर्ष तो उसको पढ़ाना है नहीं, जब वो 3 से 6 वर्ष के दौरान होगा, यानी कि 3 साल तक, इस समय तक बच्चा आंगनवाड़ी में पढ़ेगा या बाल वाटिका में पढ़ेगा, और इसको कहेंगे फाउंडेशनल स्टेज। इसके पश्चात 2 वर्ष बच्चा कहाँ रहेगा? क्लास 1 में और क्लास 2 में। अब इस चीज को जरा समझिएगा। देखिए इन्होंने कहा कि भैया फाउंडेशनल पहला जो प्रथम जो 5 वर्ष होगा उसमें 3 साल बच्चा रहेगा बाल वाटिका या आंगनवाड़ी केंद्र में, उसके बाद 2 साल बच्चा रहेगा क्लास 1 और 2 में। ये फाउंडेशनल स्टेज इसलिए रखा गया ताकि बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, वो स्कूल से डरे ना। अगर वो 3 साल तक आंगनवाड़ी में पढ़ा रहेगा, भले ही पेन आप फेंकता रहे, लौटता रहे, कुछ भी करता रहे, लेकिन वो स्कूली से या विद्यालय जीवन से अपरिचित नहीं रहेगा, डरेगा नहीं। वो जब वो क्लास 1 में डायरेक्ट जाएगा तो उसको लगेगा अपना ही माहौल है, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज पहले क्या था, वो डायरेक्ट जब 1 में आता था तो कम से कम महीना 2 महीना वो रोता था, क्योंकि उसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती थी। इसीलिए इस स्टेज को लाया गया। तो पहला स्टेज क्या है? फाउंडेशनल स्टेज, जो कि हमारा 5 का क्रम है, जिसमें 3 साल रहता है बाल वाटिका में और 2 साल वो रहेगा कक्षा 1 और 2 में। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज को कहते हैं, जो दूसरा हमारा सेकंड है 3 वर्ष वाला। देखिए 3 वर्ष, ध्यान समझिएगा, इसमें बच्चा क्लास 3, 4 और 5 तक जाता है, और इसको कहते हैं प्रीपेटरी स्टेज, या इसको कहते हैं प्रारंभिक अवस्था। ठीक है, प्रारंभिक स्तर, या आप इसको कह सकते हैं प्रीपेटरी स्टेज। ठीक है, प्रीपेटरी स्टेज या प्रारंभिक अवस्था। तो जब बच्चा 1-2 कक्षा तक जा चुका, 2 के बाद कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, 3 साल, यानी कि ये फॉर्मूला 5 हो गया। अब ये 3 वाला फॉर्मूला जाएगा, वो क्लास 3, 4 और 5 में रहेगा, जिसको कहते हैं प्रारंभिक स्टेज या प्रारंभिक अवस्था। इसके पश्चात अगला 3 वर्ष बच्चा 6, 7 और 8 तक के बच्चे को माना गया है, और इस स्टेज में बच्चे को कंप्यूटर की शिक्षा प्लस एक वोकेशनल सब्जेक्ट, वोकेशनल मतलब जिसमें वक्तव्य वगैरह हो, एक वोकेशनल सब्जेक्ट पढ़ाए जाने की बात कही गई है, ये ध्यान रखिएगा। और इसको कहते हैं मध्यम स्तर या मिडिल स्टेज। क्या कहते हैं? मध्यम स्तर या मिडिल स्टेज। ठीक है, तो पहला क्या हुआ? बुनियादी स्तर 5 साल तक, फिर उसके बाद में है आपका प्रीपेटरी स्टेज 3 साल तक, फिर मध्यम स्टेज 3 साल तक, और आखिरी में आता है आपका 4 वर्ष वाला, आखिरी में 4 वर्ष वाला 9 से लेके 12 तक। आप देख लीजिए 9, 10, 11, 12, तो 9 से लेके 12 तक, 9 से लेके 12 तक। अब ये 9 से 12 3 मंथ समझिएगा। देखिए 9, 10, 11 और 12, ये 4 साल के जो था, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्टेज। क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, सेकेंडरी स्टेज। तो इस प्रकार एनईपी ने या नई शिक्षा नीति ने, देखिए ध्यान समझिएगा, फिर आपको समझा देते हैं हम। देखिए नई शिक्षा नीति ने हमारी पुरानी व्यवस्था जो 10+2 की थी उसको हटा करके
5+3+3+4 व्यवस्था को लागू किया है, जिसमें 5 का मतलब ये है इसमें 3 वर्ष बुनियादी स्तर या इसको कहते हैं फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें 3 साल बच्चा आंगनबाड़ी में पढ़ता है, 2 साल कक्षा 1 और 2 में, कुल मिला के 5। आगे के 3 वर्ष बच्चा 6, 7, 8 3, 4, 5 में रहता है, जिसको हम कहते हैं प्रारंभिक अवस्था या कह सकते हैं कि प्रिपरेटरी स्टेज। इसके पश्चात देखिए, इसके पश्चात बच्चा आगे बढ़ता है जो कि हमारा मिडिल स्टेज है, जो कि 6, 7, 8 को कहते हैं, और लास्ट में हमारा आता है 4 वर्ष, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्टेज। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये है हमारी एजुकेशन पॉलिसी की नई स्कीम, जिसपे हम काम करते हैं, जिसके हमको काम करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ये है कि इसमें जो बदलाव किया गया है 9, 10, 11, 12 वाले में, पहले क्या था कि बच्चा जैसे 9 में गया, 10 में गया, या तो साइंस पढ़े या तो आर्ट पढ़े या तो कॉमर्स पढ़े। जैसे अगर उसने साइंस ले लिया तो उसे आर्ट के सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे, अगर उसने आर्ट लिया तो साइंस सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। इस बाध्यता को हटा दिया गया है। अब ये कह दिया गया है कि बच्चा जो सब्जेक्ट चाहे पढ़ सकता है, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है। तो इसमें जो बाध्यता पहले थी कि सब्जेक्ट अगर आपने चुन लिया तो आप वही पढ़ेंगे, अब इस व्यवस्था को हटा दिया गया है। अब ये रख दिया गया है कि जो बच्चा जो सब्जेक्ट चाहे वो पढ़ सकता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें। तो ये हुआ हमारा स्कूली अवस्था कह सकते हैं आप, या स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था थी या जो सिस्टम था उसको चेंज करके 5+3+4 पे कर दिया गया है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए अब बढ़ते हैं एनईपी के कुछ सिद्धांतों के बारे में चर्चा करते हैं। एनईपी के जो आधारभूत सिद्धांत हैं उसको जरा हम समझते हैं, मतलब ये कहना क्या चाहता है या इसके अनुसार हमें किन किन बातों पे ध्यान रखना है। देखिए ध्यान समझिएगा, मैंने आपको बताया था एनसीएफ और आरटीई और ये एनईपी, ये तीनों के तीनों सिद्धांत लगभग एक जैसे हैं या एक जैसे मिलते हुए बनाए गए हैं, क्योंकि इन सब में ये केंद्र किया गया है या ये माना गया है कि बच्चे को ही सेंटर में रख के बनाया जाए। तो सब की सब नियम या सबके सब पॉलिसी जो है, सबके सब सिस्टम में ये रखा गया है कि बच्चे को ध्यान में रख के सारी चीजें बनाई जाए। तो इसमें काफी सारे पॉइंट मैच करते रहेंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा उसमें रखें कि इसमें रखें, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी एग्जाम में आपको आएगा जो पॉजिटिव पॉइंट दिखेगा उस पर आपको आंसर टिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसके कुछ बुनियादी स्तर या कह लीजिए इसके आधारभूत संरचनाएं क्या है। ध्यान समझिएगा, देखिए सबसे पहली बात इसमें कही गई है संरचनात्मक, ठीक है। देखिए संरचनात्मकता को बढ़ावा दीजिए। संरचनात्मक मतलब ये होता है कि क्रिटिकल या क्रिएटिविटी को, जो सृजनात्मकता होता है ना, कि बच्चे संरचनात्मक हो। संरचना मतलब नई नई चीजें वो बना सके, सीख सके, अपने आप को एक्सप्लोर कर सके। रटंत प्रणाली को हटाया जाए। देखिए वही आ गया ना पुराना जो उसमें था। तो ऐसा ना हो कि एजुकेशन रटंत प्रणाली पर हो जाए, उसको पूरी तरह समाप्त किया जाए और बच्चे संरचनात्मक हो, ठीक है। वो अपने आप को समझे और नई नई चीजों का वो खुद आविष्कार कर सके, ऐसा बच्चों को बनाया जाए। उसके बाद इसमें कहा गया है कि मूल्यांकन सतत होना चाहिए। सतत मूल्यांकन, देखिए सतत मूल्यांकन होना चाहिए और सतत मूल्यांकन होना चाहिए। साथ ही साथ मूल्यांकन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि बच्चा क्या सीख रहा है और कैसे सीख रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। मूल्यांकन का मेन उद्देश्य यही है। मूल्यांकन का काम क्या है पहले समझिए। सतत मूल्यांकन मतलब क्या? सतत मूल्यांकन मतलब जैसे हम इसमें आपको पढ़ा रहे हैं, इस समय अगर आपसे कुछ पूछें, आप कुछ हमसे पूछें, हम उसका तुरंत उत्तर दे दें, आप नहीं दे पाए तो उसको और अच्छे समझाएं, तो ये होता है सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन जो हर क्षण चलता है, हर दिन चलता है, प्रत्येक क्लास में चलता है, प्रत्येक दिन चलता है, इसको कहते हैं सतत मूल्यांकन। तो इसने सतत मूल्यांकन पर जोर दिया है और मूल्यांकन का उद्देश्य ये रखा है कि क्या सीखना है या क्या सिखाना है, यही सीखना है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिए, यानी बच्चे जो सीख रहे हैं वो कैसे सीख रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे सीख रहे हैं वो बच्चे कैसे सीख रहे हैं, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। मूल्यांकन का मतलब यही है कि वो जो सीख रहे हैं सही वे में सीख रहे हैं या गलत वे में सीख रहे हैं, ये इसका उद्देश्य है, या ऐसी बातें इसमें कही गई हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला ये है कि इसमें रचनात्मक मूल्यांकन पर बल दिया गया है। मैंने आपको बताया था कि मूल्यांकन दो टाइप के होते हैं, एक रचनात्मक होता है और एक योगात्मक होता है। अगर आपको याद होगा, रचनात्मक मूल्यांकन वो मूल्यांकन होता है जो पर डे चलता है और योगात्मक मूल्यांकन वो जो साल के अंत में होता है।
तो योगात्मक मूल्यांकन की अपेक्षा इसमें रचनात्मक मूल्यांकन पे ज्यादा फोकस किया गया है, या रचनात्मक मूल्यांकन करने की बात ज्यादा कही गई है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा हुआ है किसकी बात कही गई है, तो रचनात्मक मूल्यांकन की बात कही गई है। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करें तो देखिए, इसमें बच्चों की मूल्यांकन का, या कह लीजिए कि बच्चों की प्रोग्रेस के लिए एक नया सेंटर बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है परख। जो हमारे टीचर बंधु होंगे वो जानते होंगे कि परख एक ऐप है जिसको इंस्टॉल करके हम बच्चे का टेस्ट लेते हैं, या नेट जब परीक्षा होती है, नेशनल असेसमेंट टेस्ट, तो इसी ऐप के अनुसार हम उसका परख करते हैं, या इसी ऐप से हम क्या कहते हैं उसको स्कैन करके उसका रिजल्ट देखते हैं। तो परख एक केंद्र बनाया गया है, एक केंद्र बनाया गया है जिसके माध्यम से बच्चों का आकलन किया जाना चाहिए, या प्रत्येक वर्ष बच्चों ने क्या सीखा इसकी जांच की जानी चाहिए, ठीक है। तो बच्चे के प्रोग्रेस को मापने के लिए, या बच्चे की उन्नति को नापने के लिए, समझने के लिए परख एक केंद्र बनाया गया है जिसके माध्यम से हम बच्चे के प्रगति को जांच सकते हैं या माप सकते हैं। तो ये किसने कहा है? ये एनईपी ने कहा है। जो हम टीचर बंधु सब जानते हैं कि हर वर्ष नेट परीक्षा होती है, उसका मूल्यांकन परख ऐप से ही होता है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद में इसमें बात करें हम तो समग्र विकास पे कार्य किया जाना है। समग्र विकास मतलब उसके सभी पक्षों पे, फिर समावेशी शिक्षा आता है। लास्ट में ये है, देखिए इसमें क्या कहा गया है कि समावेशी शिक्षा, इसके विषय मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। तो समावेशी शिक्षा पर ये जोर देता है। इसके साथ साथ ये बच्चों के सभी पहलुओं पर, या कह लीजिए समग्र विकास को उत्साहित करने का या आगे बढ़ाने पे बल देता है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा थोड़ा सा, ताकि आपका पॉइंट क्लियर रहे, ठीक है। ये चीजें कुछ, या ये बातें कुछ कही गई हैं, ये कुछ आधारभूत बातें कही गई हैं, किसमें कही गई हैं? एनईपी 2020 में, या एनईपी 2020 में कुछ बातें कही हैं। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रख रहिएगा, ठीक है। इसमें एक बात और कही गई है क्या, कि जो लर्निंग है, जो सीखना है, उसको प्रैक्टिकली कर दिया जाए। मतलब जितना संभव हो सके जो सीखने की सामग्री है, जो विषय वस्तु है, उसको प्रैक्टिकल बनाया जाए। जब बच्चे प्रैक्टिकल करेंगे ना तो सीख जाएंगे। यही तो हमने पढ़ा था पहली क्लास में, कि जो हम सुनते हैं वो हम भूल जाते हैं, जो देखते हैं वो याद रहता है, और जो करते हैं वो सीख जाते हैं। तो वही कहना इसका है कि कुछ प्रैक्टिकल वर्क या सीखने की प्रक्रिया को प्रयोगात्मक बना दिया जाए, ताकि बच्चे चीजों को अच्छे से सीख जाएं, ठीक है। तो ये कुछ बातें कही हैं किसने? एनईपी ने। इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा। देखिए, इसमें कुछ भी नया ऐसा नहीं है जो आपको कुछ नई चीज आएंगे, लेकिन अभी जो हमने टॉपिक बताया ये सब के सब पुराने हैं। तो सब चीज हमने बताया आपको ना, एनईपी, आरटी, सब वही बात कहते हैं अपने अपने अंदाज में। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कुछ चीजें और हैं, जैसे हमने बताया, इन्होंने कहा ना कि सीखने को आप ऐड कर दीजिए प्रैक्टिकल से। इन्होंने कहा देखो, जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें कला और खेल को सम्मिलित किया जाए। चाहे गणित का विषय हो, चाहे हिंदी का विषय हो, किसी भी प्रकार से अगर उसमें ड्राइंग सम्मिलित हो रही है तो ड्राइंग बना के बच्चों को सिखा दिया जाए, खेल के माध्यम सिखा दिया जाए। तो कला और खेल को हर विषय में सम्मिलित किया जाए। ये किसने कहा था? एनईपी 2020 ने कहा था। कला और खेल को हर विषय में सम्मिलित किया जाए जहां तक संभव हो सके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, एनईपी ने भाषा विकास, या कह लीजिए भाषा के संदर्भ में भी कुछ बातें कही हैं। कौन कौन सी बातें कही हैं? देखिए, यहाँ कुछ नई बातें आप देखेंगे और कुछ बातें आपको पहले से पता होंगी, क्योंकि आपने काफी चीजें पढ़ ली हैं। जैसे कि देखिए, एनईपी ने कहा, देखो भैया, बहुभाषिता पर बल दो। अब ये बहुभाषिता क्या है, ये आपको हमने कई बार समझाया है, और फिर समझा देते हैं। देखिए, बहुभाषिता का रिलेशन होता है विविधता से। विविधता मतलब, जैसे देखिए, हमारे देश में कई सारे राज्य हैं और कई सारे राज्यों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। अब जैसे मान लीजिए हम लोग यूपी के हैं, अगर यूपी हमने पढ़ा है, यूपी की सारी चीजें हम जानते हैं, अगर हम इंग्लिश नहीं जानते हैं तो हम किसी अन्य राज्य में जाएंगे, मान लीजिए साउथ में गए, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां का कन्नड़ तेलुगु हमको समझ नहीं आएगा। हाँ, वो लोग इंग्लिश जानते हैं, जब हम लोग इंग्लिश बोलेंगे तो वो लोग बोलेंगे, तो हमारा कम्युनिकेशन चलता रहेगा और हम वहाँ एजुकेशन या कुछ पढ़ाने गए होंगे या टीचिंग कार्य अच्छे से कर पाएंगे, या वहां पे सर्वाइव कर पाएंगे। तो यही कहता है कि एनईपी कहती है, देखो, हर बच्चे को या हर टीचर में बहुभाषिता का गुण होना चाहिए। बहुभाषिता मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही भाषा पे पकड़ मजबूत हो, सभी भाषाओं में शिक्षण कार्य होना चाहिए और सभी भाषाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए। अलग अलग भाषाएं हैं तो अलग अलग भाषाओं पे अलग अलग विशेषज्ञ या
कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ ताकि बहुभाषिता बढ़े। अब कैसे बढ़ेगा देखिए, ये भी आपने पढ़ा था, भाषा को सिखाने के लिए त्रिसूत्री फॉर्मूला अपनाया जाए, ये मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको शायद, अगर नहीं याद होगा तो एक बार दोहरा देते हैं। देखिए त्रिसूत्री फॉर्मूला मतलब ये होता है, एक तो बच्चे की मान लीजिए अगर भाषा है हिंदी, ठीक है, और दूसरी भाषा मान लीजिए इंग्लिश, अब तीसरी भाषा मान लीजिए बच्चा पंजाबी है, ठीक है, पंजाबी है। अब पंजाबी है, उसको डायरेक्ट आप इंग्लिश सिखाएंगे तो दिक्कत होगी। पंजाबी भाषा में क्योंकि हिंदी की काफी सारी भाषाएं कुछ कुछ मैच करती रहती हैं, क्योंकि हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है, तो सब लगभग सभी राज्यों में बहुत स्तर तक लोग जानते हैं। तो पहला काम कीजिए आप कि हिंदी से रिलेट करिए पंजाबी को, और फिर इसके बाद में तब इंग्लिश की तरफ जाइए। कहने का मतलब ये है, बच्चे की जो मातृभाषा है, मातृभाषा प्लस हमारी जो राजभाषा है, मातृभाषा और राजभाषा के कॉम्बिनेशन से किसी थर्ड भाषा को सिखाइए या किसी थर्ड भाषा को बच्चे को समझाइए। तो ये है त्रिसूत्री फॉर्मूला। तो त्रिसूत्री फॉर्मूले से ही हम किसी अन्य भाषा को सिखा सकते हैं या अन्य भाषा को सिखाना चाहिए, ताकि सीखने वाले को प्रॉब्लम ना हो या सीखने वालों को ज्यादा समस्या ना हो। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। इसीलिए इसने कहा है कि देखो भैया, कक्षा 8 तक मातृभाषा में शिक्षण अति आवश्यक है। बच्चे को मातृभाषा में शिक्षण कक्षा 8 तक देना ही देना है। अगर जरूरत हो तो आप हायर क्लास 9, 10, 11, 12 में भी दीजिए, ऐसा नहीं है कि 8 तक ही देना है, लेकिन 8 तक कंपलसरी है, 8 तक आपको देना ही देना है। इस चीज को आप ध्यान रखें। इसीलिए कोई भी पैटर्न हो, सीबीएसई या एसएससी जो भी हो, उसमें हिंदी कक्षा 8 तक कंपलसरी है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। त्रिभाषा सूत्र आपको याद हो गया, यानी कि सभी राज्यों में, अलग अलग राज्यों में त्रिभाषा सूत्र से हम अलग अलग चीजें सिखा सकते हैं या भाषा का विकास हम कर सकते हैं। इसके बाद ये कहा गया है कि कक्षा 6 से, ध्यान दीजिएगा, देखिए कक्षा 6 से बच्चे को, देखिए अब जैसे बच्चा 5 तक पढ़ा, अब 5 से थोड़ा बड़ा हो गया, जब बच्चा थोड़ा हायर क्लास में जाता है तो कक्षा 6 से ये कहा गया है कि एक चीज आप ध्यान रखिए, कक्षा 6 में जब बच्चा जाए तो उसको कम से कम एक क्लासिकल भाषा उसको आनी चाहिए। जैसे कि शास्त्रीय जो हमारी लैंग्वेज है, क्लासिकल भाषाओं में कौन सी है, देखिए क्लासिकल भाषा में सबसे फेमस है संस्कृत, संस्कृत के बाद में आता है तमिल, तमिल के बाद आपका आता है तेलुगु, तेलुगु देखिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़ीसी और मलयालम। ध्यान दीजिएगा। तो ये कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिसमें इन भाषाओं में से कोई एक भाषा कक्षा 6 में जब बच्चा जाएगा तो उसको इन भाषाओं में से एक भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, या इन भाषाओं के विषय में बच्चों को पढ़ना पड़ेगा, ऐसा व्यवस्था किया जाए, उसको दिक्कत ना हो, मातृभाषा के हिसाब से पढ़ लिया जाए। इसीलिए आपको ध्यान होगा, जब हम लोग 6, 7, 8 में पढ़ते हैं तो संस्कृत की एक पुस्तक अलग से आ जाती है। 5 तक पहले संस्कृत ट्यूशन करके आता था, पहले तो हिंदी में रहता था, अब अलग हो गया है, लेकिन कक्षा 6 से आपको संस्कृत पढ़ना ही पड़ेगा, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारी ये बहुत पुरातन भाषा है, इसको बात कही गई है। इसके बाद में ये बात कहा गया कि मध्यम स्तर पर, जब बच्चा मध्यम स्तर पर चला जाता है, मध्यम स्तर मतलब वही 6 से 8, इस स्तर पर बच्चे को एक विदेशी भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए, या बच्चे को एक विदेशी भाषा पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ कौन सी पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ तो इंग्लिश शुरू से ही पढ़ाते हैं, बट एक विदेशी भाषा जैसे जापानी हो, रशियन हो, कोरियन हो, चाइनीज हो, ठीक है, इन सभी भाषाओं में से कोई एक भाषा पे बच्चे की समझ बनानी चाहिए, ताकि फ्यूचर में वो अगर उस कंट्री में जाए या अपना व्यवसाय बनाने के लिए जाए या बनाना चाहे तो उसको प्रॉब्लम ना हो। इस चीज को ध्यान रखिए। कहा गया कि मध्यम स्तर पर बच्चे में एक स्थानीय एक विदेशी भाषा को पढ़ाया जाना चाहिए, या विदेशी भाषा को पढ़ाए जाने के लिए ये फोर्स, थोड़ा सा फोर्स क्या कह सकते हैं कि बढ़ावा देता है, ठीक है। अब इसके बाद में एनईपी 2020 का जो नारा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है। भाषा के आधार पर अगर कहा जाए तो भाषाएं भले से हैं, अनेक हैं, कितनी भी हो, लेकिन इसका नारा यह है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, क्योंकि जब बच्चा पढ़ लिख के आएगा सभी भाषाओं का ज्ञान रहेगा। मानते हैं उसकी मातृभाषा मजबूत ज्यादा रहेगी, लेकिन अगर त्रिस्तरीय सूत्र से पढ़ के आया हुआ तो उसकी हिंदी की नॉलेज उसको रहेगी, और इसीलिए एक भारत और श्रेष्ठ भारत इसका नारा है, या आप कह सकते हैं कि इस वाक्य पे जोर देता है। क्लियर हो गई बातें। तो भाषा के संदर्भ में एनईपी के कुछ कथन थे, मैंने आपको बताया, या एनईपी के कुछ कार्य थे, मैंने आपको समझाया। जब एग्जाम में आपको आएगा तो ध्यान रखिएगा, त्रिसूत्री भाषा से हमको सिखाना है। और दूसरी बात ये
कि कक्षा 6 तक जब जाएगा तो उसको एक शास्त्रीय लैंग्वेज आनी चाहिए, मध्यम स्टेज पे उसको एक विदेशी लैंग्वेज आनी चाहिए, या ऐसा पढ़ाइए, ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि ताकि बच्चे उसमें प्रोग्रेस कर पाए। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और चीजों को हम समझ। देखिए, बात करें हम दिव्यांग, देखिए मैंने आपको बताया था ना, आरटीई में भी कहा गया है, एनसीएफ में भी कहा गया है, और यहां भी कहा गया है। दिव्यांगों के लिए कुछ नियम है, जैसे एनईपी ने भी कहा है और आपका एनसीएफ ने भी कहा है, आरटी ने भी यही कहा है कि देखो भैया, दिव्यांगों के लिए जो हमारा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया था 2016 में, इसने क्या कहा था कि दिव्यांगों को एक साथ पढ़ाया जाए, तो सेम यही भी कहता है दिव्यांगों को समावेशी शिक्षा दी जाए। समावेशी शिक्षा मतलब यह है उनको अलग से ना बिठाया जाए, ताकि उनको ये ना लगे कि यार हम थोड़े से अक्षम है या हमारा शरीर अंग बेकार है तो हमको अलग समझ रहे हैं, हम इंसान नहीं है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों में हीन भावना ना आए, इसलिए बच्चों को समावेशी शिक्षा दी जाए। समावेशी शिक्षा मतलब उनको सभी के साथ बैठा के पढ़ाया जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए, ये कहा गया है इसमें एनईपी 2020 में। इसके साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि बच्चों को व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाए। व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने का मतलब यह है इनकी जो भी कक्षाएं चलेंगी वो ग्राउंड फ्लोर पर चलेंगी, ऊपर नहीं चलेंगे। पता चली छत पे चल रही है और बच्चा व्हील चेयर में कैसे जाएगा, तो उनकी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाए, इनके लिए शौचालय बनाया जाए, इनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की जाए, जैसे जरूरत हो इनके लिए। जैसे मान लीजिए कोई नेत्रहीन है तो ब्रेल लिपि की व्यवस्था की जाए, तो हर प्रकार की व्यवस्था की जाए, लेकिन इनको अलग न रखा जाए, इनको सबके साथ ही पढ़ाया जाए, ताकि ये भी अपने आप को एक साथ समझे, अलग ना समझे। ये बात किसने कही है, ये बात भी कही है आपकी एनईपी 2020 ने। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बातें, तो ये कुछ चीजें थी। अब देखिए थोड़ी सी और चीजें रह गई हैं इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति या एनईपी में, वो हमारा है पाठ्यक्रम। देखिए ध्यान समझिएगा, पाठ्यक्रम। देखिए पाठ्यक्रम के संदर्भ में यह कहा गया कि पाठ्यक्रम को लचीला बनाया जाए, लचीला बनाया जाए, प्लस पाठ्यक्रम को लचीला प्लस संदर्भ सहित बनाया जाए, या संदर्भ आधारित हो, संदर्भ आधारित हो। देखिए अब ये संदर्भ क्या है, परेशान ना होइए, मतलब समझिए। देखिए पाठ्यक्रम को लचीला मतलब ऐसा नहीं है कि पाठ्यक्रम इतना सारा हो जाए उसमें मतलब कोई चीज ना रहे। तो एनईपी कहता है वही चीज बच्चों को पढ़ाई जाए जो उनके जीवन में आवश्यक हो, या उनको जीवन से जोड़ने में आवश्यक हो, या वास्तविक जीवन से रिलेटेड हो। तो पाठ्यक्रम को भारी न बनाया जाए, पाठ्यक्रम को बोझिल न बनाया जाए, पाठ्यक्रम को हमेशा कुछ इस प्रकार से बनाया जाए ताकि बच्चे उसमें इंटरेस्टेड हो और वो कहीं ना कहीं पर्यावरण से, वातावरण से, या अपने आप को रिलेट कर पाए। कुछ ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए। इसके साथ साथ कहा गया कि कक्षा 6 से व्यवसायिक शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। ये मैंने आपको बताया ना अभी, जो कक्षा 6 से जो एक लैंग्वेज एक्स्ट्रा आ रही थी, तो कक्षा 6 से बच्चे को व्यवसायिक शिक्षा पर भी बढ़ावा दिया जाए, या बच्चे को कुछ ऐसी चीजें बताया जाए जिससे उसकी स्किल डेवलप हो, या अपने आप को वो किसी एक क्षेत्र में विकसित कर सके, ताकि आगे चल के उसके जीवन यात्रा बाधित ना हो। ऐसा ना हो कि केवल किताबी ज्ञान लेके रह जाए। तो इस पर भी ध्यान दिया गया है। इसके साथ साथ देखिएगा, मैंने आपको भी बताया कि पाठ्यक्रम को लचीला बनाया जाए, प्लस बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाए। अब बुनियादी ढांचा मतलब यही है कि जीवन जीने के लिए क्या आवश्यक है, ऐसी ऐसी चीजें पाठ्यक्रम में रखी जाएं ताकि बच्चा अपने अपने बलबूते पे या पैर पे खड़ा होने में सक्षम हो सके। ये बात कही गई है एनईपी 2020 में। इसके साथ साथ पाठ्यक्रम में ऐसे तथ्य रखे जाएं, ऐसे टर्म्स रखे जाएं ताकि बच्चा सृजनशील हो। सृजनशील मतलब नई नई चीजों को बच्चा बना सके, बच्चे के तर्क का विकास हो, बच्चे में अच्छी विचारधाराओं का विकास हो। ठीक है, और बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, इस चीज को भी रखा गया है, या इस चीज को भी रखने की बात इसमें कही गई है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ चीजें थी जिसको हमने समझा। ठीक है, अगली एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें जो बात कही गई है प्रोग्रेस कार्ड की। देखिए अभी जो टीचर हमारे बंधु होंगे वो जानते हैं कि प्रोग्रेस कार्ड क्या होता है। अब इस समय जो आया है कलरफुल आया है प्रोग्रेस कार्ड ना, तो ये होता है प्रोग्रेस कार्ड। इसमें बच्चे का देखिए सभी क्षेत्रों का, बच्चे के सभी क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। बच्चे का देखिए अब सभी क्षेत्र क्या है, ध्यान समझिएगा। 2 लाइन इसमें जो लिखा गया है एनईपी में, दो शब्द लिखे गए हैं। जैसे इसमें लिखा गया है कि बच्चे का जो प्रोग्रेस कार्ड होगा वो संज्ञानात्मक प्लस भावनात्मक पक्षों को ध्यान में रखा गया है या बनाया गया है।
अब ये संज्ञानात्मक क्या है प्लस भावात्मक क्या है, इसको समझिए। देखिए, संज्ञात्मक पक्ष मतलब उसकी पढ़ाई लिखाई कितना तेज है, कितना तर्कशील है, कितना गहनशील है, कितना सृजनशील है, सब का सब उसके ज्ञान में आ जाएगा, संज्ञान में। भावनात्मक मतलब उसका इमोशन कैसा है, जानवरों के प्रति संवेदनशील है कि नहीं है, पर्यावरण के प्रति कितना संवेदनशील है, दूसरों की सहायता करता ही नहीं करता है, एथिक्स है कि नहीं है, दूसरों का सम्मान करता ही नहीं करता। ये दोनों पक्षों को मिला देंगे तो बच्चे का या मानव जीवन का संपूर्ण विकास उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इस पक्ष को भी सम्मिलित किया गया, या प्रोग्रेस कार्ड में ये चीजें भी दिखाई जाती हैं, ये चीजें भी बताई जाती हैं। तो प्रोग्रेस कार्ड को इस तरह से डिजाइन किया गया है या ऐसे बनाया गया जिसमें बच्चे के संज्ञानात्मक प्लस भावात्मक दोनों पक्षों को सम्मिलित करके दिखाया जाता है या बताया जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इस कार्ड को 360 या यहाँ कार्ड 360 बहुआयामी है। 360 मतलब सभी पक्षों को सम्मिलित इसमें किया गया है, या इस कार्ड में सभी पक्षों को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने एनईपी को कवर कर लिया। अब हमारी लास्ट वीडियो आएगी कल या परसों में, जो हमारी होगी पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड में। इस वीडियो को आप एकदम बढ़िया से देखिएगा, क्योंकि अगर कोई कुछ नहीं पढ़ा है तो भी इन वीडियो को पढ़ के 10 से 15 नंबर आसानी से कर लेगा, और प्लस ज्यादा ही कर सकता है, लगभग 30 नंबर के आसपास वो ज्यादा कर लेगा। कैसे कर लेगा वो कल की वीडियो हम डिस्कस करेंगे। और इस पॉजिटिव और नेगेटिव शब्दों की मदद से आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ेगा। तो अगली क्लास को मिस मत कीजिएगा, बाकी ये भी क्लास अच्छे से देखिएगा। हमारा टोटल 21 लेक्चर में पूरे के पूरे सीडीपी को हमने कवर कर लिया है, और कवर करने के पश्चात अब हम प्रैक्टिस पे चलेंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स के साथ। अब अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू चैनल। धन्यवाद।